नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका हर एक एग्जाम अच्छे से जा रहा होगा, अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जा रहे होंगे तो इसी तैयारी में हम आ गए हैं आपको सोशल साइंस की तैयारी करवाने के लिए। यानी आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं लगभग सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को, तो आज की वीडियो में केवल ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसी तरह सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। मेरा मकसद ये है कि आपके बोर्ड में जो 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वे क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपको नंबर दिला सकते हैं और यही क्वेश्चन है जो आपको नंबर को कम कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कुछ भी बना के नहीं ले सकते हैं, जो सत्य होगा वही आपको चूज करना पड़ेगा ऑप्शन में से। तो चलिए समय को न गवाते हुए फास्ट रिवीजन के तौर पे हर एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे, और ये भी आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं। क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर में लगभग 40 या 50 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू निकाला है, तो वो आपके एग्जाम में रामबाण का काम करेगा। ठीक, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितने लाइक करेंगे उतनी जल्दी मैं आपकी क्लास की वीडियो लेकर आऊँगा एसएसटी की। ठीक है, और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे दी गए सारे क्वेश्चन की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, संसाधन एवं विकास चैप्टर से है कि निम्नलिखित में से जैव संसाधन कौन है। देखिए, आपके संसाधन के जितने प्रकार हैं सबको पढ़ के जाना और मिट्टी के पढ़ के जाना। निम्नीकरण किसे कहते हैं, निम्नीकरण जरूर पढ़ के जाना, इनमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। सतत पोषणी विकास पढ़ के जाना मेरे बच्चों, और संसाधन नियोजन भी पढ़ के जाना। एजेंडा 21 पढ़ के जाना, और पृथ्वी सम्मेलन दोनों एक ही है। पृथ्वी सम्मेलन में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो निर्णय लिया गया था उसको ही एजेंडा 21 कहते हैं, जो 1992 में हुआ था, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन के उदाहरण। आपको पता होना चाहिए, जैव संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, अजैव संसाधन के उदाहरण होता है जिसमें जीवन नहीं होता। तो आपसे पूछा है कि कौन अजैव संसाधन है, तो अपराधी जात, मानव, पशु, ये सारे जैव संसाधन है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों धातुएं, क्योंकि ये अजैव संसाधन है, क्योंकि इसमें जीवन नहीं होता। बहुत अच्छे, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आपके ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अगर आपको ब्राजील ऑप्शन में ना मिले तो वो रियो डी जेनेरियो आप जरूर कर लेना। और ईयर की बात की जाती है तो 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि ये जो वीडियो थोड़ी फास्ट होगी। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक है बच्चों, इसको भी आप देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आप कमेंट में जरूर बताएं कि कोई भी क्वेश्चन आपका है, कोई भी समस्या है, तो जब तक आप कमेंट में नहीं बताएंगे तो उसका हल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, एक बुक है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल या स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये सुमेसर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 यहाँ पर है कि किसने कहा था कि, देखिए ये भी कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है और पेटी भरने के लिए नहीं। यानी कि हमारे पास इतने संसाधन है कि हम सबका पेट भर सके, लेकिन क्या है उसको स्टोर करने के लिए नहीं है। ठीक है, इसको भी समझिएगा। तो ये जो कथन बहुत फेमस है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी, तो इसको भी आप समझते चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों, लाइक करने में कंजूसी न करके, कि आपका जो लाइक होता है ना हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, जैसे आपके लाइक कम आते हैं, व्यू कम आते हैं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा आएंगे तो हमें लगता है कि आप हमारी पसंद कर रहे हैं वीडियो, तो हम वीडियो आपकी क्लास की ज़्यादा लाएंगे, तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सही है। देखिए प्यारे बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, मृदा को पढ़ के जाए। जब मृदा को आप पढ़ के जाएंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मृदा को आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर आपको क्या है ना, प्यारे बच्चों अगर पढ़ने आप जा रहे हैं तो मिट्टियों की जितनी भी विशेषताएं हैं ना पढ़ के जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से ये विशेषताएं किस मिट्टी के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो 2-3 लाइन की विशेषताएं सबको जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में है। ठीक है,
तो ये चार है चीज़ इसमें आपको बताना है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो दिया हुआ है कि भारत में लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होती है। मान लीजिए तीनों यही विशेषता दे दे या पूछ दे कि ये किस मिट्टी की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये आपके जलोढ़ मिट्टी की है विशेषताएं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सभी कथन सही हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए चैप्टर की वीडियो लेकर आए, एमसीक्यू में और वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में सारे चीज़ लेकर आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, वीडियो तो थोड़ा फास्ट लेकर चलते हैं बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, ए बी सी दे रखा है, डी दे रखा है, आपको जो सही लगे आप बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है। सेकेंड है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। सी कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और डी कह रहा है सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है डी है ये जो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा जो है ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वन मृदा के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन पहला है कि गठन एवं प्रवृत्ति पर्यावरण के अनुसार बदलाव। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होता है, अधिशिल्क तथा ह्यूमस रहित होती है। और ऑप्शन डी करा कि उपयुक्त कथन सभी सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे कथन वन मृदा के लिए सही है, ठीक है। क्वेश्चन 9 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है लेटराइट मृदा के बारे में संदर्भ में सही है, ठीक है। ऑप्शन है कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ठीक है। भारी वर्षा में अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, चाय व काजू के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि चाय और काजू के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है, तो लेटराइट मिट्टी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी विशेषताएं जो आपके लेटराइट मृदा के लिए है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन मरुथली मृदा के बारे में सत्य है, ठीक है। तो रंग लाल व भूरा होता है, रेतीली व लवड़ी होती है, शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। सभी कथन सही है ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि सारे कथन जो है सत्य है मरुथली मृदा के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 11। यहाँ पर क्या करा कि काली मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तभी हमने पढ़ा था कि काली मृदा जो होती है कपास की खेती के लिए सर्वयुक्त होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 11 का, ठीक है। चलिए, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 12 करा लेटराइट मृदा किसी कृषि के लिए सर्वाधिक होता है। तभी हमने आपने देखा था कि काजू और चाय के लिए, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु आने वाली पीढ़ी यानी कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि डिफिनेशन या परिभाषा आपको बताना है, यानी कि संसाधनों का ऐसा उपयोग हम करें कि जो वर्तमान पीढ़ी है केवल उसके लिए नहीं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बचा ही रहे, ठीक है। तो ये जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है, ये परिभाषा आपके सतत पोषणी विकास की परिभाषा दी गई है बच्चों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण के कारण। देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। देखिए ये चैप्टर जो एमसीक्यू हमने बनाया है, लगभग इस चैप्टर में पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको उन टॉपिक को पढ़ लेना, मैं हर एक चीज़ को बताते चल रहा हूँ। भू निम्नीकरण से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। भू निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि के उपजाऊपन में कमी। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि निम्नीकरण का उनको अर्थ ही नहीं पता होता, ठीक है। यानी कि भूमि के उपजाऊपन में कमी। तो यहाँ पर जो अतिचारण है, वनोन्मूलन है, खनन है, ये सारे क्या है भू निम्नीकरण के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसे जरूर पढ़ के जाए प्यारे बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत जल्दी लेकर आए, क्योंकि देखिए जितने बच्चे देखते हैं वो वीडियो लाइक नहीं करते होते हैं सारे, ठीक है। उनको पता है कि इस वीडियो से हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जब आपको इस वीडियो से लाभ मिलने वाला है, ठीक है, और जितने आप लाइक ज़्यादा करोगे उतने हम जल्दी वीडियो बना के लाएंगे। आज जिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा मत किया करिए, वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, इतनी मेहनत से बनाई जाती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, जिससे कि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 15 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का उपाय है, ठीक है। अभी हमने भू निम्नीकरण पढ़ा है, तो यहाँ पर अब संरक्षण का उपाय है, यानी उनको बचाना कैसे, बस उसमें चेंजिंग कर देना, ठीक है। तो यह रक्षक मेखला, यानी रक्षक मेखला क्या होता है, एक ही सीध में पेड़ को ऐसे से लगा लेना, ठीक है। हमने देखा ना कि चारों तरफ खेतों के लोग पेड़ लगा लेते हैं, रक्षक मेखला होता है ये। तो रक्षक मेखला क्या करता है कि जो हवा तेज आती है इसको कंट्रोल करता है। वनारोपण यानी कि पेड़ों को लगाना। पशु चारा नियंत्रण, यानी कि पशु ज़्यादा चरा रहे तो उसको नियंत्रण कर देना। तो ये सारे उपयुक्त जो आपके है ना भूमि संरक्षण के आपके उपाय हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी देखें, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसे कहते हैं सामुदायिक संसाधन कहते हैं। देखिए जो सबके यूज के लिए है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 17, वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है क्या कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में नवीकरणीय और अनवीकरणीय से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो 17 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ रहा कि पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगर पूछेगा उपयोग में ला सकते हैं तो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन ए, ठीक है। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आपको आंसर करके आना है एग्जाम में, क्वेश्चन तो एक भी छोड़ना नहीं है बच्चों। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या कहलाते हैं। देखिए आपके जैव अजैव से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में ही देखने को मिलता है बच्चों। अगर आपने सैंपल पेपर को हल किया होगा तो आपने नोटिस भी किया होगा, ठीक है ना। तो वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जैव संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन 18 का, सॉरी यहाँ पर निर्जीव पूछा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अजैव संसाधन। क्वेश्चन 19, ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन होता है तो उन्हें हम कहते हैं जैव मंडल, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह पढ़ते रहिए। क्वेश्चन 20 है, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं बच्चों, ठीक है। 20 का क्वेश्चन, 20 का ऑप्शन ए है, ठीक है। यानी देखिए इस चैप्टर में सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 यहाँ पर है कि निम्न में से किस राज्य में, ध्यान देंगे, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है उधर ही काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी महाराष्ट्र, यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पास में बच्चों, ऐसा नहीं कि बाकी राज्य में नहीं है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन इसमें से कौन है, पवन ऊर्जा है, वन है, जल है, क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे ना, आपको अगर पता होगा तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए पवन ऊर्जा का जितना भी यूज करते रहेंगे लेकिन फिर भी उसकी रिकवरी होती रहेगी। पेड़ को काटते रहेंगे लेकिन जब पेड़ लगाएंगे रिकवरी होती रहेगी। जल का यूज हम करते हैं लेकिन जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति होती रहती है। तो सारे नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है बच्चों। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि कहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसको आप देखेंगे बच्चों, तो सीढ़ीदार खेती वहीं पर की जाएगी जो पहाड़ी क्षेत्र होगा, ठीक है, ढलान वाला जो क्षेत्र होगा वहीं पर तो सीढ़ीदार खेती की जाएगी बच्चों। तो इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको ध्यान देना कि कौन सा पहाड़ी राज्य होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड है, ठीक है। सबसे पहले चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन 24 यहाँ पर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। यानी कि पंजाब में अगर देख रहे थे भूमि निम्नीकरण अगर हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर जब देखेंगे 24 में तो इसका आंसर अधिक हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिक सिंचाई है। ठीक है, यानी बाकी ये सब भी है लेकिन इसमें देखें क्या ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसको देखना है। गहन खेती वनोन्मूलन कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अधिक सिंचाई है बच्चों। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है पंजाब में। 25 क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है इसको आप बताएंगे। तो यह एक प्रकार के अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। 26 क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है इसे आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है ना, जितना यूज करते रहेंगे फिर इसकी रिकवरी होती रहेगी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 क्या कर रहा है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का इसमें जो एक प्रकार है वो कौन सा है, तो वो यहाँ पर जैव संसाधन है। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार दो हैं, जैव है और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर अजैव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैव अजैव जो उत्पत्ति के संसाधन के दो प्रकार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, संसाधन की विशेषता क्या है बच्चों, आपको यहाँ पे देखना है कि संसाधन की विशेषता इसमें से क्या दे रखा है। तो पहला है कि इनका मूल्य होता है, दूसरा यह उपयोगी होते हैं, तीसरा यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार धरातल के कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर होगा 33%, यानी कि जितने भूमि 33% वन होना चाहिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बांगर और खादर का संबंध किस मृदा से, यानी कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बांगर खादर जो मिट्टी के प्रकार है जलोढ़। एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है तो उसका नाम क्या है, बांगर है। नई जलोढ़ मिट्टी है उसका प्रकार क्या है, खादर है। ये दोनों किसके प्रकार है, तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है ना, चलिए 31 क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिट्टी के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को क्या करते हैं। जब मिट्टी का कटाव और बहाव की प्रक्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं मृदा अपरदन कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर एग्जाम में पूछा जाएगा मृदा अपरदन किस प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा होता है यानी कि पानी के बहाव से, वायु के द्वारा होता है। ठीक है, भूक्षरण क्या होता है, भूक्षरण बच्चों। ठीक है, तो आपको देखना है कि भूक्षरण का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भूमि का उपजाऊपन होना। ठीक है, भूक्षरण मतलब भूमि का उपजाऊपन नहीं अनुपजाऊपन होता है। ठीक है, यानी कि पैदावार नहीं होना है। मृदा अपरदन क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा का जमाव होता है, जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होता है, मृदा को नदी में बहाकर मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा के बहाव और कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 34 हम रेगन मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए पूछ लिया जो हमने आपको बताया था। तो ये काली मिट्टी को कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी का नाम है रेगन मृदा, इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, सब चीज़ जानते चलेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। जो आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं ये गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, 35 क्वेश्चन है कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए ये भी आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, तो इसे कहते हैं विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, पढ़ते रहिएगा आप। 36 क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होने का क्या कारण है। तो इसमें जो है अधिक तापमान के कारण, यानी कि इस मिट्टी में तापमान की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है जिसके कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 37 यहाँ पर है कि मृदा अपरदन को कम करने का साधन निम्नलिखित में से है। यानी कि मृदा अपरदन को कम करने का जो साधन है वो क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है। क्यों है, देखिए समझ जुताई भी है, घास की पट्टियाँ हैं, पशु चारा पर नियंत्रण है। ठीक है, तो ये सारे उपयुक्त जो है मृदा अपरदन को कम करने के कारण है। ठीक है, साधन कह सकते हैं 37 का डी। 38 यहाँ पर कह रहा है कि विकास
के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण किया गया है? विकास के आधार पर संसाधनों का कौन सा वर्गीकरण किया गया है? तो विकास के जो आधार पर संसाधन के जो प्रकार आप देखेंगे तो ये आपके ऑप्शन डी यहाँ पर है, संभावी, विकसित, भंडार तथा संचित, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 39 क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से जो निर्मित मृदा है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है 3 बड़ी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों यहाँ पर, उत्खाद भूमि कैसी होती है? उत्खाद भूमि कैसे होती है? तो इसको भी आप देखेंगे। तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, यानी ऐसी भूमि जो जोतने के योग्य नहीं होती है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आपने पूरा देखा होगा, सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझा होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर किए प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।